The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. संहिता का परिचय देख रहे थे हम। परिचय में हमने चरक का विषय वस्तु विवरण, उनके टीकाकार देख लिए थे और उसके बाद में हमने जो भरद्वाज हैं, आत्रेय हैं, रणवल हैं, चरक, इनके बारे में देख लिया था। अब हम चरक संहिता के बारे में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चरक संहिता के बारे में कि जो कविराज गंगाधर राय हैं, यानी कि जिन्होंने जल्प कल्प करु टीका लिखी है चरक संहिता पर, उस टीका में उन्होंने ये कहा है चरक संहिता के बारे में कि अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम जैत अयसो सो अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुमा सर्व फलोदया त्वात्। तो किस आचार्य ने चरक संहिता को अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम कहा है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो उसका आंसर है कविराज गंगाधर राय ने बोला है। और कौन सी टीका में बोला है? अपनी टीका जो जल्प कल्पतरु टीका है उसमें बोला है। तो ये याद रखना है अपन को, अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम किस चरक संहिता को किसने कहा है। फिर ऐसा ओपिनियन व्यक्त किया गया है कि चरक संहिता में उत्तर तंत्र शामिल था, यानी कि जैसे हम सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं तो सुश्रुत संहिता के दो पार्ट रहते हैं, एक में सेकंड पार्ट में उत्तर तंत्र आता है, पर चरक संहिता में कल्प सिद्धि स्थान उत्तर तंत्र नहीं है। पर एक आचार्य ने ऐसा कहा था कि चरक तंत्र में उत्तर तंत्र शामिल था। अब बुक है वो किस फॉर्म में हमें मिली और कहाँ से वो डैमेज हो गई ये किसी को मालूम नहीं रहता। तो उत्तर तंत्र शामिल था, किसने कहा है? शिवदास सेन ने। तो बाहुबली का एक डायलॉग है बाहुबली पिक्चर में, जब बच्चा पर्वत पे चढ़ता है तो उसकी माता कहती है मैं अगर शिव जी की पूजा करूंगी तो क्या मेरा बेटा जो है पर्वत पे चढ़ना बंद कर देगा? तो आंसर रहता है कि इसका उत्तर तो शिव ही जाने। किसी चीज का उत्तर जो है वो किसके पास है? आपके जीवन में कोई चीज होगी या नहीं होगी, इस चीज का उत्तर किसके पास है? शिव जी के पास है। तो शिवदास सेन ने बोला था कि चरक संहिता में उत्तर तंत्र जो है वो शामिल था। ऐसा किसने बोला था? शिवदास सेन ने बोला था। ठीक। फिर आते हैं चक्रदत्त पर जो है निश्चलकर टीका। तो चक्रदत्त पर रचित निश्चलकर की रत्न प्रभा टीका में चरको उत्तर तंत्र एवं चरक परिशिष्ट को उद्धत किया गया। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है। पहले तो एक तो रत्न प्रभा टीका किस पे है ना? तो रत्न प्रभा टीका जो है वो किस ग्रंथ में लिखी गई है? चक्रदत्त, यानी जो चक्रवाणी की जो चिकित्सा है उसको चक्र दत्त के नाम से जानते हैं बुक को। और उसको किसने लिखा है? निश्चल करने लिखा है ना? रत्न की प्रभा ऐसी होती है कि वो निश्चित कर देती है कि भैया ये उच्च कोटि का है। तो रत्न निश्चल करने लिखी है रत्न प्रभा टीका, ये हमें मालूम होना चाहिए वैसे भी। और इन टीका में इन्होंने कहा है कि चरक संहिता में चरक का सेकंड पार्ट यानी चरकोत्तर पार्ट था, चरक का छूटा हुआ परिशिष्ट भाग भी था। तो चरकोत्तर तंत्र या चरक परिशिष्ट के बारे में जो है वो किस टीका में बताया गया है? निश्चल कर की रत्न प्रभा टीका में बताया गया है कि हाँ ऐसा था। फिर आए कुछ सामान्य चीजें जो हमें मालूम होना चाहिए, जैसे भर्तृहरि में चरक संहिता को मूर्धन्य अर्थात सिर के समान माना गया है, सिर के समान मानी गई है। तो सिर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हेड बोलते हैं। ठीक है। और किसी डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसको एचओडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट का हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? एचओडी कहते हैं। तो एचओडी है चरक, है ना? तीनों जो भर्तृहरि हैं उनमें क्या है? एचओडी है, मूर्धन्य है, सिर के समान है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। ऐसा हमें ध्यान रखना है। फिर चरक संहिता में कई आचार्यों के बारे में जहाँ संभाषा परिषद हुई है वर्णन आया है, वहां पर यूनानी चिकित्सक के प्रथम वैद्य जो है उन्होंने बताया कौन थे? कंकायन ऋषि, है ना? तो जो कंकायन ऋषि हैं उनको उन्होंने किस व्यक्ति से संबंधित बताया है चरक में? यूनानी चिकित्सा से संबंधित बताया है ना? यूनानी चिकित्सा से संबंधित वैद्य किसको बताया? कंकायन को बताया। यूनानी के अंदर हमारे काका काम करते हैं।
है ना। यूनानी चिकित्सा के प्रथम वैद्य जो है वो कंकायन थे, ऐसा चरक में उद्धत है, लिखा गया है। फिर आते हैं चक्रपाणी जो है वो बंगाल के लोद्रबली कुल में उत्पन्न हुए थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। चक्रपाणी कौन से बल कुल में उत्पन्न हुए थे? तो चक्रपाणी जो है बंगाल के लोद्रबली कुल में उत्पन्न हुए थे। ये क्वेश्चन उज्जैन उज्जैन पीजी का है, कभी कभी कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं, तो लेकिन ये क्वेश्चन उज्जैन पीजी 2005 में पूछा जा चुका है। चक्रपाणी किस कुल से संबंधित थे, कुल कुल में उत्पन्न हुए थे? तो लोद्रबली कुल में उत्पन्न हुए थे। अब आते हैं चरक संहिताओं की विशेषताओं में। विशेषताएं यानी कि स्पेशली वो चीजें जो चरक संहिता को दूसरी संहिताओं से अलग करती हैं, बेटर बताती हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि आप चरक संहिता पढ़ी है, हाँ पढ़ी है, तो उसकी विशेषताएं बताओ। तो चरक संहिता की जो शैली है और भाषा है वो उपनिषद कालीन है, यानी जो है गुरु के पास बैठ के शिष्य का अध्ययन करना, है ना। क्योंकि बहुत सारे चैप्टर में अपन देखते हैं अग्निवेश प्रश्न करते हैं, फिर आत्रेय उसका जवाब देते हैं। तो उपनिषद कालीन है और चरक में उपनिषद शब्द आया हुआ है। फिर आओ, अग्निवेश ने मांडूक्य उपनिषद, उपनिषद की बात हो रही तो एक उपनिषद का नाम आ गया मांडूक्य उपनिषद। मांडूक्य उपनिषद में उल्लेखित ब्रह्म चतुष्पाद सिद्धांत को माना है, यानी ब्रह्म चतुष्पाद सिद्धांत जो है उसको अग्निवेश मानते हैं। उसके अनुसार चतुष्पाद सिद्धांत के अनुसार जो है ब्रह्म के 4 पाद बोले गए हैं। उन 4 पाद या सिद्धांत में आता है वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय। तो ये तुरीय कैसे संबंधित है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पूछा गया है, बीएचयू 2003 का क्वेश्चन है। तो तुरीय कैसे संबंधित है? तो तुरीय जो है वो ब्रह्म चतुष्पाद जो सिद्धांत होते हैं उनमें से एक में आता है तुरीय। एक क्वेश्चन ये होता है तुरीय अवस्था कैसे संबंधित है? तुरीय अवस्था, है ना, एक तुरीय अवस्था थी, न जागा हुआ न सोया हुआ। तो दर्शन ग्रंथों में मन की 4 अवस्थाओं का वर्णन है ना। जो स्वप्न यह होता है, निद्रा होती है, उसके भी अवस्थाओं का वर्णन है। उसमें जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न और तुरीय अवस्था बताया है ना। तो अलग अलग टाइप से अलग अलग क्वेश्चन बन रहा है, तुरीय अवस्था क्या है, तुरीय क्या है, ये ऐसा एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर आते हैं चरक संहिता में वैद्य के बारे में बताया गया है कि वैद्य की तृतीय जाति होती है। तृतीय जाति यानी वैद्य को हम 3 वैद्य के जीवन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक जो होता है हर प्राणी का जन्म होता है, जन्म गर्भ में जन्म होता है एक, यानी कि एक संसार में जन्म होता है प्रसव के पश्चात, और एक मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होता है। तो वैद्य की तृतीय जाति द्वितीय जाति दोनों जो है वो चरक में बताई गई हैं। पंच महाभूत सिद्धांत चरक में दिया हुआ है, जो कि बहुत ही फेमस आयुर्वेद का सिद्धांत है, पंच महाभूत सिद्धांत। सप्त धातु सिद्धांत भी जो है वो चरक ने दिया हुआ है। ये सभी जो है वो उपनिषद कालीन माने जाते हैं, यानी उस उपनिषद काल में प्रचलन में थे। फिर अग्निवेश तंत्र जो है, इस श्लोक लिखा रहता है अग्निवेश कहते तंत्र चरक प्रति संस्कृते। तो अग्निवेश तंत्र जो था वो सूत्र संग्रह और भाष्य के रूप में परिणित होकर चरक संहिता के रूप में विद्यमान है। द्रणवल ने चरक अग्निवेश तंत्र के लिए तंत्र और चरक के लिए प्रति संस्कृत यानी जो है चरक के लिए जो प्रति संस्कृत है उसके लिए संहिता शब्द का प्रयोग किया हुआ है। यानी चरक के सिद्धि स्थान में श्लोक आता है अग्निवेश करते तंत्रे चरक प्रति संस्कृत। फिर आओ, अग्निवेश तंत्र जो है संभवतः सौसुत तंत्र के बाद का है, इसमें धन्वंतरी संप्रदाय का उल्लेख भी मिलता है ना। धन्वंतरी संप्रदाय का उल्लेख भी इसमें मिलता है। मतलब चरक संहिता में जब हम गुल्म की चिकित्सा पढ़ते हैं, है ना, गुल्म की चिकित्सा पढ़ते हैं, गुल्म वाला चैप्टर आता है, तो गुल्म में जो है शस्त्रकर्म कराने का विधान है, अग्निकर्म कराने का विधान है। तो गुल्म की चिकित्सा में चरक में उल्लेख आया है कि ये काम जो है वो किससे कराना चाहिए, धन्वंतरी संप्रदाय से कराना चाहिए। तो इससे ये पता चलता है कि चरक जो अग्निवेश जो है वो सुश्रुत तंत्र के बाद के हैं, क्योंकि इसमें धन्वंतरी संप्रदाय का उल्लेख आया हुआ है। गुल्म की चिकित्सा में ये मिलता है चरक में। फिर आओ, चरक संहिता में कितने देशों का वर्णन है? तो टोटल 14 देश बताए गए हैं। चरक संहिता में कितने देशों का वर्णन है? 14 देशों का वर्णन है। और 68 आचार्यों का उल्लेख मिलता है। 68 आचार, 68 आचार, 6 और जो है चरक, हर चीज चरक में 8 ही होती है, जितने चाहे वो 8 मांगलिक पद हो, 8 आयुर्वेद के 8 अंग हो, या प्रत्यक्ष के कारण बाधा कारण 8 हो,
सुमति के कारण 8 हो, तो चरक में हर चीज, चरक के स्थान भी 8 है। 8 के आगे क्या लग गया? 6। 6 रस भी होते हैं, जैसे 6 रस अपन पढ़ते हैं, तो ये दो फिगर 6 और 8 का फिगर है 68 है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर आओ, चरक संहिता जो है 4 सूत्रों में वर्गीकृत किया गया है, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रति संस्कार सूत्र और एक ही सूत्र। तो ये 4 सूत्रों में बताया गया है। इसमें 4 ऑप्शन बनते हैं, तो कई बार एग्जाम में, स्पेशली बीएचयू एग्जाम में, जब बीएचयू एग्जाम होती है, वहां पर किसी एक सूत्र की लाइन लिख के आई है और पूछा गया है कि ये कौन सा सूत्र है, गुरु सूत्र है, शिष्य सूत्र है, प्रति संस्कार सूत्र है, कि एक ही सूत्र है। तो गुरु सूत्र जो का उदाहरण जो दिया है, उदाहरण गिने चुने ही है, तो उदाहरण में लिखा हुआ है गुरु सूत्र में, एको अपि अनेका संज्ञा लभते अंतराणी कुर्वन। ये जो श्लोक है, एको अपि अनेक संज्ञा लभते कार्यांतराणी कुर्वन, जो है वो किसका है? गुरु सूत्र का है, गुरु सूत्र है। ठीक है, तो इसमें एक से चालू होता है। वैसे भी जो है, जो आपका गुरु होते हैं सबके, मतलब क्लास के, वो तो सबके एक ही होते हैं। टीचर जो क्लास टीचर कहते हैं अपन आज की भाषा में, है ना, कोचिंग की फैकल्टी हो गई, तो एक से चालू होता है गुरु सूत्र। और शिष्य सूत्र में देखें, नेतानी भगवन पंच कसायतानी पूर नते तानी तानी है अंगानी संप्रदे तेसु तेसु कसायती। यानी शिष्य पूछ रहा है कि ये जो 50 महाकसाय हैं, इनके कौन कौन से अंग जो है वो कैसे यूज करना है भगवान। तो फिर उन्होंने बोला है कि मूर्ख और बुद्धिमान व्यक्ति के लिए जो है वो ज्ञान है। तो नेतानी भगवन, अब इसमें जो है भगवान कोट किया जा रहा है, तो भगवान कौन कोट करेगा? शिष्य कोट करेगा। किसको? गुरु को कोट करेगा। तो भगवान शब्द आता है शिष्य के सूत्र में, क्योंकि शिष्य जो भी बोलेगा तो भगवान कहेगा। जिसको बोल रहा होगा उसको भगवान कहेगा। आचार्य को भगवान कहते थे, भगवान से तुलना करते थे। तो नेतानी भगवान, और ये नेतानी भी बहुवचन हो जाता है। गुरु एक होता है, आपको मालूम है ना, एक होता है। और शिष्य जो है वो अनेक होते हैं, है ना। क्लास में जो है टीचर एक ही, जैसे पढ़ाने वाला, और पढ़ने वाले अनेक होते हैं। तो नेतानी ये बहुवचन शब्द है, और पंचमासा महाकसाय भी बहुवचन शब्द है। तो याद रखने का तरीका ये हो जाता है ना, कि एक क्लास है, जैसे ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक टीचर है, एक गुरुजी है, और कितने लड़के हैं पढ़ रहे हैं? 50 लड़के पढ़ रहे हैं, है ना। गुरु एक होता है, तो एको अपी से चालू होता है ना। और शिष्य वाले में नेतानी भगवान, शिष्य हमेशा गुरु को भगवान कहेगा, और 50 माँ का सा आता है, 50 शिष्य हो गए, ऐसा याद कर लिया। फिर और प्रति संस्कर्ता में आता है, तम वाचा भगवान आत्रे, है ना? ये वाला श्लोक जो है वो प्रति संस्कर्ता लिखेगा, क्योंकि जो गुरु शिष्य की बात चलेगी ना, तो शिष्य भगवान बोलेगा, और जो है गुरु जो है सीधा उसको एड्रेस करेगा। लेकिन जो प्रति संस्कर्ता होगा वो दोनों का नाम लेगा। आत्रेय का नाम ना तो उनका शिष्य लेगा, ना आत्रेय अपना काम खुद लेंगे। शिष्य क्यों नहीं लेगा? शिष्य आत्रेय ना बोल के, जैसे अपन टीचर जी मैं बाथरूम जा सकता हूँ, अपन रवि कुमार जी मैं बाथरूम जाऊंगा, ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं। मतलब अपने अपन अपने गुरु का नाम नहीं लेते हैं कभी भी। आप जो है टीचर ही बोलते हैं, यस सर, मैडम जी मैडम, कभी नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो नाम जो ले रहा है वो थर्ड पर्सन होगा हमेशा। अगर वो किसी का नाम लिया जा रहा है, तो नाम नाम लेने वाला व्यक्ति हमेशा थर्ड पर्सन होगा। तो प्रति संस्कर्ता लिखता है, भगवान तम वाचा भगवान आते। तो भगवान, अगर भगवान, अगर शिष्य होता ना, तो भगवान बोल के खत्म कर देता। और भगवान आत्रे बोला है, यानी प्रति संस्कर्ता है, कोई तीसरा व्यक्ति है, थर्ड पर्सन है जो ऐसा बोल सकता है, आत्रे जी का नाम ले सकता है। थर्ड पर्सन है ये व्यक्ति, यानी प्रति संस्कर्ता है, ऐसा याद करना है आपको। भगवान आत्रे वाला जो लाइन है, तमोवाचा भगवान आत्रे, जो है वो प्रति संस्कर्ता सूत्र है। फिर एक ही सूत्र यानी कि मतलब एक ही, यानी कि सभी ने मान लिया, है ना, सारे ग्रंथों ने उसको जो है वो मान लिया है। तो वो एक ही सूत्र में आ जाता है, आत्मा चाह पुरुषो रोगा चा आत्मा कारणम ही सा इत्यादि। यानी जो है पुरुष की उत्पत्ति का कारण भी आत्मा है, और उसके रोगों का कारण भी आत्मा है। तो ये आत्मा वाला एक ही सूत्र है ना। आत्मा पुरुष एक है, ऐसा याद करना है।
एग्जाम हॉल के लिए अपन को फंडा लिखना है, आत्मा और पुरुष जो है, क्योंकि पुरावस्थी इति पुरुषा, जो पुरुष यानी शरीर में रहता है उसको पुरुष कहते हैं, आत्मा भी पुरुष में रहती है। तो आत्मा और पुरुष एक हैं, एक ही हैं, एक ही हैं, यानी एक ही सूत्र का है, एक ही सूत्र का उदाहरण है। तो एग्जाम में जितनी भी अपन ने एग्जाम देते हैं, स्पेशल बीएचयू में आता था, बीएचयू में एक लाइन लिखते थे इन्हीं के, क्योंकि बुक्स में इन्हीं के उदाहरण दिए हैं, कोई नया एग्जामिनर अलग से नहीं बनाएगा। तो ये चार श्लोक लिखे आते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा किसका है। तो गुरु एक ही होता है, एक से चालू होता है एको अपि अनेका संज्ञा लभते। एक से जो चालू होता है वो गुरु सूत्र है। शिष्य में शिष्य भगवान बोलता है, गुरु अपने गुरु को तो भगवान आता है, और 50 मार्क्स है, 50 शिष्य मान लिया अपन ने। और जो पिति संस करता है वो अपने गुरु का नाम ले लेता है, अपन तो सर मैडम बोलते हैं अपने गुरु को। पर जो तीसरा व्यक्ति है बोले हाँ वो राम प्रसाद को बुलाना, अरे सर वो हमारे टीचर है, क्लास टीचर है, नहीं नहीं राम प्रसाद को बोलो। तो भगवान आत्रे का नाम लेने वाला जो है वो पिति संस करता है। और आत्मा और पुरुष एक ही है, आत्मा 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 पुरुष वाला श्लोक जो है वो एक ही सूत्र है। तो अगर आपने ऐसे पढ़ लिया तो भैया जो इसका एक क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में ये कौन से सूत्र का उदाहरण है, वो आपसे बनने लग जाएगा। और यही आपका सोच होना चाहिए, है ना। ज्यादा डीप में जाने से उससे कोई फायदा नहीं है कि इसके अलावा और कोई उदाहरण आ गया तो क्या करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वही बनते हैं जो पहले से होते हैं, है ना, नए बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब आते हैं भेषज कल्पना का वैज्ञानिक और व्यवस्थित विवरण किसमें मिलता है, तो वो चरक संहिता में मिलता है। कितना वैज्ञानिक और व्यवस्थित विवरण है कि पहले उनने बताया कि वमन के योग कितने होते हैं और विरेचन के योग कितने होते हैं, और फिर एक एक के डिटेल बताइए। टोटल 52 विरेचन के 600 योग थे, और फिर इनका 355 और 245 में वर्गीकरण करके, और मदन फल के कितने हैं और जीव तक के कितने, इक्ष्वाकु के अलग अलग हैं, और फिर उनकी डिटेल बताई। तो इसको व्यवस्थित विवरण कहते हैं, है ना। भेषज कल्पना का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित वैज्ञानिक विवरण क्या में मिलता है, चरक संहिता में मिलता है। फिर आते हैं आचार रसायन। आचार रसायन भी चरक की मौलिक देन है। चरक का जो रसायन पाठ अध्याय चौथा है, द्रोणी प्रवेशिक रसायन, उसमें हमने आचार रसायन का वर्णन किया है। आचार रसायन अपने आप में इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें किसी द्रव्य औषधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, औसत द्रव्य का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे विचार, ऐसे कर्म रखे जाते हैं जिससे हमारे शरीर में रसायन के समान गुणों की उत्पत्ति होती है। इसलिए आचार रसायन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो स्पेशली चरक में बताई गई है। फिर आते हैं चरक संहिता का जो 16वां अध्याय है चिकित्सा का, उसमें मतलब सूत स्थान का, उसमें बौद्ध संपत स्वावोपरमवाद जो कि प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है उसके बारे में बताया। तो एक एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन था कि स्वावोपरमवाद कौन से दर्शन से संबंधित है, तो बौद्ध दर्शन से संबंधित, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और स्वावोपरमवाद का मतलब होता है कारण निरपेक्ष विनाश, यानी कि भाव पदार्थों की उत्पत्ति में तो कोई कारण होता है लेकिन उनके विनाश में कोई कारण नहीं होता है। ऐसा अपन अपने जीवन में भी देखने को मिलता है कि कोई बीमारी हमको हुई और हमने उसका इलाज कराया या बाद बीच में छोड़ दिया और बाद में वो अपने आप ठीक हो गई। तो भाव पदार्थों की उत्पत्ति में तो कारण होता है, उनके विनाश में कोई कारण नहीं होता है। ये सिद्धांत कहलाता है। हर चीज अपने स्वभाव में वापस लौटना चाहती है। स्वावोपरमवाद जो है सिद्धांत वो चरक का है और बौद्ध दर्शन से जो है वो प्रभावित है। फिर और चरक संहिता ने गृह चिकित्सा को उभयाभिप्लुता कहा है। उभयाभिप्लुता कहने का मतलब है कि गृह चिकित्सा में हमें जो जिस मानव मनुष्य की चिकित्सा यानी रोगी की चिकित्सा तो करनी पड़ती है, उसके अलावा उसमें जो देव दानव असुर ब्रह्म राक्षस नाग जो है ये ग्रह प्रवेश किया, उसके हिसाब से भी चिकित्सा बदल जाती है। बहुत सारे ग्रहों में ताड़न तर्जन मना है, डांटना मना है। तो उभय इसको बोलते हैं, उभयाभिप्लुता चिकित्सा इसमें की जाती है। फिर और सप्त चतुष्क चरक संहिता का सूत्र स्थान जो है वो सप्त चतुष्क के रूप में वर्णन किया गया है, यानी 7 चतुष्क होते हैं। 4 4 चैप्टर के 7 ग्रुप बनाए गए हैं, टोटल 28 हो जाते हैं और 2 संग्रह अध्याय होते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में कि किसी चैप्टर का नाम लिख दिया और उसके बाद में पूछा कि ये कौन से चतुष्क में आता है। तो आपके भेषज चतुष्क जो है पहले एक से लेके चौथा चैप्टर जो है भेषज चतुष्क में आएगा। इसमें औषधियों का वर्णन है। पहले चैप्टर में आपके जो है मूलिनी फलिनी का वर्णन है, अष्टवर्ग है, अष्टमूत्र है, त्रिबलकल है, त्रिचीर है। और दूसरे चैप्टर में पंचकम के उपयोगी चीजें बताई गई हैं, 28 वागु बताए गए हैं। तीसरे चैप्टर में लेप बताए गए हैं।
चौथे चैप्टर में जो है महाकसाय बताया गया है। तो पहला जो है चैप्टर पूरा भेषज से संबंधित है। तो यहाँ पर अपना फॉर्मूला BSNL है, तो बी से मतलब क्या हो जाएगा, भेषज, है ना। भेषज चतुष्क से संबंधित है पहला चतुष्क। दूसरे चतुष्क में हम जाते हैं, 5वें से 8वें चैप्टर आते हैं। इनमें दिनचर्या, ऋतुचर्या, धारणीय धारणी वेग, व्यायाम का वर्णन है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा और लाभकारी होते हैं। तो ये दूसरा चतुष्क जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित चतुष्क है। तीसरे में हम जाते हैं तो आपका 9वें चैप्टर से लेके 12वें चैप्टर आता है। तो इसमें निर्देश, निर्देश हमेशा रोगी को मिलते हैं। तो इसमें रोगी के बारे में बताए गए हैं, वैद्य के बारे में बताया गया है कि चिकित्सा के चतुष्पाद होते हैं। घोड्डाक चतुष्पाद में 4 प्रकार के साध, असाध्य, कच्चे साध व व्याप्त रोग होते हैं। और ये सारे जो है त्रिक जो होते हैं, रोग मार्ग जो होते हैं, वो सब इसमें बताए गए हैं 9 से 12 चैप्टर में। तो ये निर्देश हैं, तो इसको 9 से 12 चैप्टर के जो होते हैं वो निर्देश चतुष्क में काउंट होते हैं। तो ये हो गया BSN, और एल जो है वो साइलेंट है, ये एल का कोई रोल नहीं है। फिर आओ कल्पना चतुष्क में। कल्पना चतुष्क में 13 से 16 चैप्टर आएंगे। इसमें आपको मालूम है 13 जो है स्नेहन का है, 14 स्वेदन का है, 15वां बमन विरेचन का है। तो इसमें कल्पना यानी वो जो है कौन सी कल्पनाएं बताई गई हैं, पंचकर्म की कल्पनाएं बताई गई हैं। पंचकर्म जो अपन करते हैं उसकी जो कल्पनाएं होती हैं वो इसमें बताई गई हैं कल्पना चतुष्क में। फिर आओ 5वां चतुष्क जो है वो रोग चतुष्क है, वो चालू होता है क्रियन सिरसी अध्याय, यानी कि सिर के कितने रोग होते हैं, 17वें चैप्टर से लेके उसमें आता है 20वें चैप्टर में। तो इसमें अष्टोत्तरीय अध्याय भी आता है, इसमें रोगों के भेद बताए गए हैं। फिर सामान्य तो नानात्मक रोग बताए गए हैं। तो ये पूरा जो है वो रोग चतुष्क है। 5वां चतुष्क जो है वो क्या का है, रोग का है ना। फिर आते हैं योजना, छठवें जो है 21 से लेके जो है 24 तक योजना चतुष्क होता है, क्योंकि इसमें योजना बनाई जाती है। एक मिनट, ठीक है। योजना चतुष्क है, तो इसमें योजना बताई जाती है। इसमें ये बताते हैं कि अपन योजना बताओ कि कौन सा, किसमें लंघन कराना, किसमें भंगन कराना, कौन में संतर्पण कराना, कौन में अवतर्पण कराना, ये सब चीजें बताई गई हैं। तो योजना चतुष्क कहलाता है। 7वां जो है अन्नपान वाला कहलाता है। ये 25 से लेकर 28 आता है, 25 से 28। इसमें जो है अन्य वर्ग भी बताए गए हैं। 25 से 28 वाला अन्नपान चतुष्क है। और बाकी दो जो है वो संग्रह अध्याय होते हैं। तो ये जो है श्लोक है, याद रखने का फंडा है। BSN यानी पहला भेषज, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा निर्देश। एल से एल हो गया साइलेंट, और क्रिया, फिर कल्पना, फिर उसके बाद में जो है रोग, कल्पना के बाद में रोग, रोग के बाद में आई साइलेंट हो गया, बाई से आ गया योजना, और ए से आ गया अन्नपान। तो BSNL क्रिया, जैसे BSNL की सिम होती है, कई लोगों के पास मोबाइल होता है, तो 4 घंटे अच्छा नेटवर्क चलता है उसमें, और बाकी दिन तो गोल रहता है। तो BSNL क्रिया करके ये फंडे याद रखना है चतुष्क के, है ना। सप्त चतुष्क रूप में जो है सूत्र स्थान का वर्णन किया गया है। फिर आते हैं चरक संहिता में संभाषा परिषद हुई है। जैसे आज कॉन्फ्रेंस होते हैं, सेमिनार होते हैं, जिसमें हम लोग पेपर प्रेजेंट करते हैं, अपनी चीजें बताते हैं। उस जमाने में संभाषा परिषद होती थी, जिसमें जिस कोई डाउटफुल चीज है कि रस कितने हैं, पुरुष की उत्पत्ति किससे हुई है, घर में पहले कौन सा अंग बनता है, ऐसे कुछ डाउट वाली जो चीजें हैं वो संभाषा परिषद में डिस्कस करके सॉल्व की जाती थी। तो चरक संहिता में कुल कितनी संभाषा परिषदों का उल्लेख है, तो 7 संभाषा परिषद है। सूच स्थान में 4 बताई गई हैं, सारी स्थान में एक, दो, और सिद्धि स्थान में एक, ऐसे करके टोटल 7 संभाषा परिषद का वर्णन है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो अच्छे से पढ़ना है। चरक संहिता में कुल कितनी संभाषा परिषद है, चरक के सूत स्थान में कितनी है, चरक के शारीर में कितनी है, चरक के सिद्धि में कितनी है, ये अच्छे से पढ़ना है कि किस, क्या पूछा जा रहा है, कुल पूछी जा रही है, किस स्थान में पूछी जा रही है, ये ध्यान रखना है। तो 7 जगह होती है। जैसे पहला जो चैप्टर है वो दीर्घजीप्ति चैप्टर है, जहां पर आयुर्वेद का अवतरण, यानी चरक कहते हैं कि सबसे पहले आयुर्वेद कहाँ से आया है, तो उसके लिए बहुत सारे ऋषि इकट्ठे हुए हैं, और ये निष्कर्ष निकाला गया है कि ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति को मिला, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों को, अश्विनी कुमारों से इंद्र को जो है, और इंद्र से भारद्वाज को ज्ञान प्राप्त हुआ। बात कला अध्याय में बात के कला और अकला, कला अकला यानी बात के दोष और गुण, गुण और दोष बताए गए हैं। यज्ञपुरुषी अध्याय 25वां अध्याय, जिसमें पुरुष की उत्पत्ति कैसे होती है वो बताया गया है। 26वां अध्याय जो आत्रेयभद्र का भी अध्याय है, इसमें रस की संख्या, यानी कोई बोलता रस एक होता है, कोई बोलता दो होते हैं, तीन चार, किसी ने 6 बोले, 8 बोले, असंख्य बोले हैं। तो ये निष्कर्ष निकाला गया है कि रस की संख्या एक्चुअल में होती कितनी है। तो रस संख्या का है जो है 26वां। गर्भाक्रांति जो तीसरा चैप्टर है, उसमें गर्भ की मासा मास वृद्धि बताई गई है कि पहले माह में धन की जो है कललम जायते, कलल की उत्पत्ति होती है, दूसरे में
पिंड पेशी अर्बुद होते हैं, तो ये सारी डिटेल उसमें बताई गई है। इसके अलावा शाही के 6वें चैप्टर में गर्भ में सर्वप्रथम कौन से अंग की उत्पत्ति होती है? कोई कोई आचार्य मानते हैं सबसे पहले गर्भ में नाभि की उत्पत्ति होती है, कोई बोलता है कि सबसे पहले हृदय की उत्पत्ति होती है, कोई कहता है हाथ पैर की उत्पत्ति होती है, कोई बोलता है सारे अंग एक साथ बनते हैं। तो ये संभाषा परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि गर्भ में सर्वप्रथम अंग कौन से अंगों की उत्पत्ति होती है। लास्ट में ये मत दिया गया कि सारे अंग एक साथ बनते हैं। फल मात्रा सिद्धि अध्याय वो सिद्धि स्थान का है, जो सिद्धि स्थान का 11वां अध्याय है। यहाँ पर किस फल की 6 फल होते हैं, वामक फल एक जो है मदन फल होता है, एक चुबाऊ होता है, जीमूतक होता है, कृतवेदन होता है, वसक होता है। तो ये 6 में से कौन से रोग में कौन सा किसकी फल की बस्ती देना चाहिए वो बताया गया है। तो फल मात्रा सिद्धि जो है वो बताया गया है सिद्धि स्थान के 11वें चैप्टर में। इस प्रकार से चरक संहिता में कुल 7 स्थानों पे संभाषा परिषद हुई है और 4 जगह सूत स्थान में हुई है, 2 जगह सारी स्थान में हुई है और 1 जगह जो है चरक जो है सिद्धि स्थान अध्याय 11 में हुई है। इसके अलावा जो है चरक क्लब जो है वो चरक क्लब की स्थापना 1898 में, यानी पुराना है। जैसे आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं और उस जमाने में उन्होंने कहा है चरक क्लब बना लेते हैं, जोड़ते हैं लोगों को। तो चरक क्लब की स्थापना 1898 में न्यूयॉर्क में प्रोफेसर आसलर द्वारा की गई थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।